मोदी सरकार 3.0 यानी कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल। जैसा कि आपको पता होगा, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी हुआ था। भले आप लोग भूल गए होंगे, मगर हम नहीं भूले हैं। हम आ चुके हैं चुनाव से ठीक पहले जारी बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर। आखिर क्या क्या ऐलान मोदी जी ने किए थे और क्या वो पूरे कर पाएंगे? अब तक किन किन योजनाओं को पूरा करने का रोडमैप मोदी सरकार ने तय किया है, आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको बता दें, मोदी का राज तिलक हो चुका है। नई कैबिनेट में मंत्री पद भी नियुक्त हो चुके हैं। कौन कौन सा मंत्रालय किस किस के हिस्से में आया, ये भी आपको बताएंगे। 71 मंत्री परिषद को विभाग सौंप दिए गए कि आप अपने अपने काम पर लग जाइए। एक नजर अपन डालते हैं नई कैबिनेट में किसको मिली जगह। जैसा कि आपको पता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और गांधीनगर से सांसद अमित शाह लगातार दूसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में गृह मंत्रालय यानी कि सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले हैं। जनता दल के नेता मुंगेर के सांसद राजीव रंजन, जिसे ललन सिंह के नाम से जानते हैं, उन्हें पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया और साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पद भी वो संभालेंगे। वहीं तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों के नाम जारी किए हैं उसमें शामिल है प्रहलाद जोशी, जो कि उपभोक्ता मामले में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। रक्षा खंड से युवा मामले और खेल राज्य मंत्री है। वहीं सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रखा गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री का पद सौंपा गया। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, हालांकि ये स्वतंत्र प्रभार होंगे, संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री रहेंगे। नितिन गडकरी को फिर से उनका पुराना मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ऊर्जा मंत्रालय और अर्बन मंत्रालय दिया गया है। बाकी विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही रहेगी। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। वहीं हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो पहले था बरकरार है। अब आपको बताते हैं मोदी कैबिनेट के पहले 100 दिन का क्या है प्लान। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मोदी कैबिनेट के 100 दिनों के प्लान के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। वहीं घटक दल की जो नाराजगी की बड़ी खबरें भी आ रही हैं। आपको बता दें, प्रमुख मंत्रालय जो हैं वो तो बीजेपी के पास ही है, लेकिन एनडीए सरकार ने पहला फैसला जो लिया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। इससे पहले आपको बता दें 4 करोड़ 21 लाख घर मोदी सरकार ने बना दिए हैं। अगले 100 दिन के दरमियान मोदी सरकार जो बड़े फैसले लेंगी उसमें शामिल है किसान भाइयों के लिए देश के लगभग 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए जारी करने को अधिकृत करते हुए अपनी पहली फाइल पर किया हस्ताक्षर, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को दी मंजूरी, यानी कि जल्दी आपके खाते में पैसा पहुंचने वाला है। मोदी कैबिनेट के पहली मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि जिस टीम ने मुझे 10 साल में इतना कुछ दिया उसमें हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे तेज कर सकते हैं और बेहतर स्केल पर चल सकते हैं, इन सब को लेकर हमें आगे बढ़ना है। देश के 140 करोड़ लोगों के प्रयासों पर अपनी मोहर लगानी है। वहीं कैबिनेट मंत्रालय को लेकर खबर ये है, जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय और गडकरी को मिला सड़क परिवहन मंत्रालय। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित चेहरे मामा नाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को मिला कृषि मंत्रालय और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बने ऊर्जा मंत्री। इस बार बदल चुकी है कैबिनेट बैठक की पूरी सूरती, पीछे गांधी आगे मोदी और राउंड टेबल। हालांकि अभी भी मोदी जी ने 7 नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा नहीं की है। खैर जो भी है, ये तो मोदी कैबिनेट का होगा फैसला, मगर हम आपको अवगत कराते हैं भाजपा के संकल्प पत्र से। पार्टी ने महिलाओं से लेकर युवाओं और गरीबों तक क्या किए थे वादे, कहां तक हो पाएंगे वो पूरे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का नाम चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था। मोदी जी का कहना है कि 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी, पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाएंगे, 4 करोड़ पक्के घर बनाने, जिसका तो मोदी जी ने ऐलान आज ही कर दिया है। और तो और युवाओं और महिलाओं सहित किसानों, इन लोगों की अगर बात करें तो इन पर सबका ध्यान जा रहा है। संकल्प पत्र का अगर जिक्र करें तो मोदी जी का कहना था कि मुद्रा लोन योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करेंगे, 5 लाख का मुफ्त इलाज जारी रहेगा, आयुष्मान के दायरे में ट्रांसजेंडर वर्ग भी आएगा, छोटे कस्बों में स्वनिधि योजना का विस्तार होगा, 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण वादे हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा फोकस निवेश से लेकर नौकरी तक है। हम परिणाम लाने के लिए काम करेंगे। फ्री राशन की योजना जारी रहेगी, गरीबों को पोषण युक्त भोजन यानी कि गरीबों की थाली संतोष युक्त हो और पोषण युक्त हो, इन दोनों चीजों का ख्याल रखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का टारगेट ये भी है कि बिजली से कमाई हो सके, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, गाँव में महिलाएं ड्रोन पायलट बनेगी, पाइप के रास्ते घर गैस पहुँचाएंगे और वंदे भारत ट्रेन के 3 मॉडल चलेंगे। वहीं मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया, कहा कि यूसीसी जो देश हित के लिए जरूरी है
अब फिलहाल के लिए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन चुके हैं, मगर उनके सामने है 6 बड़ी चुनौतियां। कैसे निपट पाएंगे वो इनसे, आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी वो 6 चुनौतियां। जिसमें पहली चुनौती है भाजपा आरएसएस की आंतरिक राजनीति, क्या तालमेल खा पाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस के बीच से तनावपूर्ण रिश्ते लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहे। ऐसे में आरएसएस इस पूरे चुनाव में पूरी तरह के शांत बैठा रहा, उसने सक्रिय रूप से भाजपा का साथ नहीं दिया। संभवतः इसी से लोकसभा चुनाव में भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उम्मीद थी। अब जबकि सरकार अपने दम पर नहीं है तो उसे आरएसएस से रिश्ते बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई भाजपा प्रत्याशियों और नेताओं ने पार्टी संगठन को खुलकर ये बात कह दी है। चुनाव में पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका सहयोग नहीं किया, उल्टे कई जगहों पर उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, आपको पता होगा, और वो इस बार केंद्रीय मंत्री भी बनाई जा चुके हैं। ऐसे में भाजपा को नए अध्यक्ष की भी तलाश है, क्योंकि मोदी सरकार भाजपा के संगठन के जरिए ही अपनी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करती है। सरकार को ऐसे संगठन से तालमेल बिठा पाना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी परेशानी है यूपी सरकार और राजपूतों को साधना। इस बार आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद भाजपा के तीसरे सबसे मजबूत गढ़ के रूप में उभरा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ने उनका खेला खराब कर दिया। सबसे बड़ी चीज तो ये कि राम मंदिर वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार पार्टी अब तक नहीं पचा पा रही है। तीसरी बड़ी चुनौती है आर्थिक चुनौती, क्योंकि मोदी सरकार घोषणा कर चुके हैं तीसरे कार्यकाल में वे देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए अर्थव्यवस्था को लगभग 8% की दर से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में क्या फॉर्मूला अपनाएगी भाजपा, जिससे रोजगार भी पैदा हो और 50 मूल उद्योगों को गति दे पाए। लोगों के हाथों तक पैसा पहुंचाना बेहद जरूरी है। और जो मोदी सरकार के पास बड़े फैसले हैं, एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, ये कैसे संभव होगा जब सरकार ही बैसाखियों पर टिकी है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने जिस तरह सरकार का साथ देने का भरोसा किया है, ऐसे में वो कब तक साथ बने रहें और कब बीच रास्ते नाव का हाथ छोड़ दें। इसी साल सितंबर अक्टूबर महीने में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नवंबर दिसंबर में झारखंड में भी चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव इसी बार होंगे, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अब भाजपा क्या कर पाएगी विधानसभा चुनाव में, इस पर भी रहेगी नजर। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव भी है मोदी सरकार पर, क्योंकि कुछ भी फैसले ले, चीन, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आक्रामक रुख जो वो अपना रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं चीन की। ऐसे में भारत के व्यापार और सुरक्षा को ये कर सकता है प्रभावित। तो दोस्तों, आपकी क्या है राय इन सब बिंदुओं को लेकर, बताना जरा नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।